हरियाणा में किस जाति के वोटर ने किस पार्टी को वोट दिया? बीजेपी को किस किस जाति के वोट मिले? कांग्रेस से किस किस बिरादरी ने मुंह फेर लिया? ऐसे सवालों के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा है उसके एक एक शब्द की अहमियत बहुत ज्यादा है। शमा मोहम्मद ने लिखा, आखिर में किस समुदाय ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त वोट दिया, पार्टी का वोट शेयर बढ़ाया? इस सवाल के जवाब में वो खुद लिखती हैं मुस्लिम। हालांकि उन्होंने बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने जो कहा उसका मतलब बहुत बड़ा और मायने बेहद गहरे हैं। हरियाणा के मुसलमानों ने कांग्रेस को कैसे एकजुट होकर वोट दिया, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले फिरोजपुर झिरका सीट के नतीजों को बारीकी से देखना होगा। यहां से कांग्रेस के मामन खान ने पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा वोट से जीत दर्ज की है। फिरोजपुर झिरका में कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान ने बीजेपी के नसीम अहमद को 98,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया, यानी कि 98,000 का उनका सिर्फ मार्जिन था। यहां मामन खान को 72% वोट मिले, जो 2019 से करीब 14.5% ज्यादा हैं। बीजेपी के नसीम अहमद को इस बार इस सीट पर सिर्फ 18% वोट मिले, जो 2019 से लगभग 14% कम है। इसका मतलब समझ में आया आपको? दोनों उम्मीदवार मुस्लिम, लेकिन बीजेपी के वोट में बड़ी गिरावट आई, जबकि कांग्रेस के वोट में जबरदस्त उछाल आया। अब ये मामन खान है कौन, उनका बायोडाटा भी देख लीजिए। तो मामन खान 9 दंगों के आरोपी रह चुके हैं। 14 सितंबर 2023 को इस आरोप में जेल भी गए थे। उन पर आतंकियों के खिलाफ लगने वाला कानून यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने उन पर दंगे के आरोपियों में 500 रुपए बांटने के आरोप भी लगाए थे। जिक्र नू दंगों का हुआ है, तो आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि नू में आखिर क्या हुआ था। इसके लिए आपको वो तस्वीर देखनी होगी जो 31 जुलाई 2023 को सामने आई। उस दिन नू इलाके में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ब्रजमंडल शोभा यात्रा में दंगाइयों ने गोलीबारी की, पथराव किया, गाड़ियों में आग लगा दी, यहां तक कि साइबर थाने पर भी हमला किया गया। दंगाइयों ने दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट भी की। इस दौरान होमगार्ड नीरज और गुरसेवक समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। हरियाणा के मुस्लिम बहुल मेवात इलाके में प्राचीन मंदिरों को बचाने के लिए हिंदूवादी संगठन हर साल ये ब्रजमंडल यात्रा निकालते हैं। नू के नल्हड़ मंदिर से इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। ये यात्रा फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए पुन्हाना के सिंगार श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर तक जाती है। इसी दौरान पिछले साल इस पर हमला किया गया, दंगा हुआ, जिसके आरोप में फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान गिरफ्तार हुए थे। उन्हीं मामन खान ने इस बार हरियाणा में करीब 1 लाख वोट से जीत का रिकॉर्ड बनाया है। बड़ी बात यह कि तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मामन खान को मुख्य दंगाई बताया था। नू जिले में मुसलमानों की आबादी करीब 79% है। इस जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। फिरोजपुर झिरका अकेली नहीं है। तीनों सीट में जीत की चाबी मुस्लिम समुदाय के पास है और तीनों ही सीटें पिछली बार की तरह इस बार कांग्रेस ने जीती। लेकिन इस बार इस जिले में कांग्रेस के वोट शेयर में बड़ा इजाफा हुआ। कल के नतीजों में नू जिले में कांग्रेस को करीब 64% वोट मिले, वहीं 2019 में उन्हें करीब 44% वोट मिले थे। मतलब ये कि 5 सालों में मुस्लिम बाहुल नू में कांग्रेस के वोट शेयर में 20% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस जिले में बीजेपी के वोट में 19% की गिरावट आई। जाहिर है ये आंकड़े कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के उस पोस्ट के सबूत है जिन्हें उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। कांग्रेस ने हरियाणा में 5 कुल मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और 5 इस बार चुनाव जीते। कौन किस सीट से और कितने वोट से जीता, ये देखकर आपको मुस्लिम वोट बैंक की पूरी केमिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी। नू जिले की फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस के मामन खान ने 98,000 वोट से चुनाव जीता। यहां उनको 72% वोट मिले। फिर बात करते हैं नू असेंबली सीट की। यहां कांग्रेस के आफ्ताब अहमद 47,000 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे और उनको 59% वोट मिले।
फिर बात करते हैं इसी जिले की पुन्हाना सीट की, जहां पर कांग्रेस के ही मोहम्मद इलियास ने करीब 32,000 वोट से जीत हासिल की और उन्हें 58% से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस ने पलवल जिले की हाथिन सीट से मोहम्मद इजराइल को उतारा था और उन्होंने 32,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीता। मोहम्मद इजराइल को 42% से ज्यादा वोट मिले। फिर बात करते हैं यमुनानगर की जगाधरी सीट की। वहां से अकरम खान ने करीब 7,000 वोट से चुनाव जीता और उनको करीब 37% वोट भी मिले हैं। हरियाणा में कांग्रेस के सारे मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत गए, लेकिन क्या ऐसा ही बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ भी हुआ? बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी ने नूंह जिले की फिरोजपुर झिरका सीट से जब नसीम अहमद को मौका दिया, वो 98,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हार गए और उन्हें सिर्फ 18% वोट पड़ा। बीजेपी के दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार थे नूंह जिले की पुन्हाना सीट से मोहम्मद एजाज खान। वो बुरी तरह से हार गए, तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें वोट मिले सिर्फ और सिर्फ 3%। इन्हीं आंकड़ों से यह साफ दिखता है कि जहां भी कांग्रेस ने मुसलमान प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, मुस्लिम समुदाय ने उन्हें लगभग एक तरफा वोट दिया। मुस्लिम कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट शेयर और जीत का अंतर सभी सीटों में लगातार ऊंचा बना हुआ है। शायद इसी ट्रेंड का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है और इसी वोट को एकजुट रखने के लिए पार्टी पूरे समुदाय में लगातार डर पैदा करती है। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। तो क्या अब यह माना जाए कि मुस्लिम समाज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देता है, चाहे जो हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। याद कीजिए, हमने शुरू में ही आपसे क्या कहा था। मुस्लिम वोट उस पार्टी के पीछे मजबूती से खड़ा होता है जो उन्हें लगता है कि बीजेपी को हरा पाए। भारत के अधिकांश हिस्सों में वो पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कुछ राज्यों में मुसलमान कांग्रेस के बजाय किसी एक ऐसी पार्टी को चुनते हैं जो कांग्रेस से भी ज्यादा मजबूत है। और इसका ताजा उदाहरण है जम्मू और कश्मीर के नतीजे। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने कांग्रेस के बजाय उसकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको इस केंद्र शासित प्रदेश की उन 5 सीटों के नतीजों को बहुत ध्यान से देखना होगा, जहां गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक फ्रेंडली फाइट यानी कि दोस्ताना लड़ाई हुई। ये 5 सीटें हैं बनिहाल और सोपोर, जो कश्मीर घाटी में पड़ती हैं, और जम्मू क्षेत्र में आने वाली भदरवा, नगरोटा और डोडा। यहां दिलचस्प बात यह है कि कश्मीर में पड़ने वाली 2 सीटों पर जहां आबादी भारी मात्रा में मुस्लिम थी, मतदाताओं ने कांग्रेस के बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना। जम्मू की 3 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में गई और डोडा से आम आदमी पार्टी जीत गई। अगर हम कश्मीर की इन 2 सीटों पर बारीकी से नजर डालें तो बानिहाल सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद शाहीन ने पीडीपी के इम्तियाज अहमद शान को हराया, जबकि कांग्रेस के विकार रसूल वानी तीसरे नंबर पर रहे।
इस सीट पर 7 उम्मीदवार मुस्लिम थे, लेकिन जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई। इसी तरह दूसरी सीट है कश्मीर घाटी की, वो है सोपोर। यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरशाद रसूल जीते। दूसरे नंबर पर निर्दलीय मुरसलीन अजीर रही, जबकि कांग्रेस के अब्दुल राशिद डार फिर से तीसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर कुल 20 उम्मीदवार थे, इनमें से 19 मुस्लिम थे, लेकिन जीत एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई। मतलब हरियाणा में भले ही मुस्लिम मतदाताओं को लगा कि कांग्रेस उनका सबसे मजबूत दांव है, इसीलिए वो कांग्रेस के पीछे एकजुट हो गए, लेकिन कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी उनकी पहली पसंद है। वो एनसी को ही अभी बीजेपी को ज्यादा बेहतर टक्कर देने वाला मानते हैं। अब बहुत से आप लोग पूछेंगे कि मुसलमानों के एक वोट ब्लॉक की तरह मतदान करने में आखिर गलत क्या है? तो इसका जवाब है बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। आखिर हर आदमी उसी कैंडिडेट या पार्टी को वोट देता है जो उसे लगता है कि उसके हितों का सबसे अच्छा प्रतिनिधि है, और मुस्लिम समुदाय भी वही कर रहा है, अपने वोट को अपनी ताकत, अपनी आवाज की तरह उपयोग करना। आइडिया तो सिर्फ ये है कि ये ट्रैक किया जाए कि लगातार चुनाव परिणामों का डाटा हमें आखिर क्या बता रहा है। और लोकसभा के बाद अब विधानसभा में ये साफ दिखता है कि कांग्रेस अब मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी है और उसे उनका विश्वास और समर्थन प्राप्त है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यही ट्रेंड आने वाले दिनों की राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। नवरात्र में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडालों पर हमले और भी बढ़ गए हैं। बांग्लादेश के जिहादी नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को टारगेट कर रहे हैं और मंदिरों में भी लूटपाट कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत नहीं है। भारत तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से लगातार इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील कर रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। अमेरिका ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार को खास निर्देश दिए हैं। सवाल है कि नवरात्र में बांग्लादेश में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को टारगेट करने वाले लोगों का आका आखिर कौन है? जब से बांग्लादेश में हुकूमत बदली है, बांग्लादेश सरकार का रंग ढंग भी बदल गया है। निजाम बदलते ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू टारगेट पर आ गए हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की नहीं है, ये तस्वीरें बांग्लादेश की है, जहां नवरात्र में दुर्गा पूजा के पंडाल लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश में जगह जगह दुर्गा पूजा पंडालों और हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। उन पर हमले किए जा रहे हैं, लूटपाट की जा रही है। आखिर कौन है इन हमलों के पीछे? किसके इशारों पर हिंदुओं पर यह हमले किए जा रहे हैं? इसके पीछे क्या एजेंडा है, यह आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हुए इन हमलों के वीडियो के एक एक फ्रेम को पहले आपको समझाते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो बांग्लादेश में नवरात्र के दौरान हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर किए गए हमलों के बाद का है। सोशल मीडिया पर किए गए दावे के मुताबिक 9 अक्टूबर की रात करीब 2 बजे कुछ कट्टरपंथी लोगों ने चिटगांव जिले के रोजान दाबुआ में दुर्गा मंदिर में हमला कर दिया। हमलावरों ने दुर्गा प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की और वहां लूटपाट की। लोगों के साथ उनकी झड़प भी हुई, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनमें से कुछ लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया। हालांकि कुछ हमलावर भागने में कामयाब हो गए। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स को स्थानीय लोगों ने पकड़ रखा है। लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं। दुर्गा मंदिर पर किए गए हमले के बारे में लोग इस हमलावर से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वारदात के बाद लोगों के हत्थे चढ़ जाने के बाद हमलावर आरोपी खुद को बेगुनाह बता रहा है। हिंदू मंदिर और दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले का यह आरोपी शख्स तो संयोग से पकड़ लिया गया, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमलावर हिंदू स्थलों और मंदिरों पर हमले और लूटपाट करके भाग जाते हैं। कभी उन्हें पकड़ा नहीं जाता या फिर मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता। अब आपको एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो बांग्लादेश के रंगपुर जिले का है। दावे के अनुसार रंगपुर जिले के पुटीमारी गांव में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने वहां दुर्गा पूजा मंडप में जाकर हमला किया और देवी दुर्गा की मूर्ति को तोड़ डाला। इसी बीच हिंदू समुदाय के लोगों ने उन हमलावरों में से एक शख्स को पकड़ लिया, बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया। बांग्लादेश में नवरात्र के दिनों में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है? क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गया है? क्या पाकिस्तान जमात के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है जुल्म? क्या बांग्लादेश में शरिया कानून लागू कराने की तैयारी हो रही है? क्या बांग्लादेश को कट्टरपंथी देश बनाकर भारत के खिलाफ एक और फ्रंट बना रहा है पाकिस्तान? दरअसल पाकिस्तान की कट्टर जमातों की शह पर बांग्लादेश में वो सब कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान चाहता है। बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहा है। यह सब तभी शुरू हो गया था जब बांग्लादेश में सत्ता बदली और शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में एक ऐसी सरकार बनी जिसका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के पास है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों और जुल्म को लेकर भारत शुरू से ही यूनुस सरकार को इस मामले में एक्शन लेने को कहता रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई है। बांग्लादेश में हिंदू दमन के बीच अमेरिका को दखल देना पड़ा। अमेरिका ने यूनुस सरकार से कहा है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जाए। मैथ्यू मिलर बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के समय पूजा पंडालों और हिंदू धर्म स्थलों पर किए जा रहे हमलों को लेकर सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि खासकर जब हिंदू दुर्गा पूजा जैसा बड़ा त्योहार मना रहे हैं तो हर जगह उनकी सुरक्षा तय की जाए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल अमेरिका तक यूं ही नहीं उठा है। इसके पीछे हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर तेजी से बढ़ते हमले हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पहले दिन ही कट्टरपंथियों के इशारे पर दुर्गा प्रतिमाओं को निशाना बनाया गया था। 3 अक्टूबर को बांग्लादेश में किशोरगंज के बत्रिश गोपीनाथ जीउर अखाड़ा में मां दुर्गा की नई प्रतिमा तोड़ दी गई। वहीं बांग्लादेश के कोमिला जिले में दुर्गा प्रतिमा को तोड़ दिया गया। मंदिर के दान पात्र को भी लूट लिया गया। इतना ही नहीं, नरेल जिले के मीरापाड़ा में भी एक दुर्गा मंदिर पर हमला किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की आस्था पर आघात और दुर्गा पूजा के दौरान देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को तोड़ने के पीछे कौन है, ये छुपा नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले उन कट्टरपंथियों के खिलाफ यूनुस सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। पिछले दिनों एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें बांग्लादेश के कट्टरपंथी गजवाए हिंद का ऐलान करते दिखे। नई सरकार बनने के बाद से ही बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों को इस बात का भरोसा भी हो गया है कि अब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का ही राज कायम रहेगा। बांग्लादेश में कट्टरपंथी कुछ और जुबान बोल रहे हैं और बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस कुछ और जुबान बोलते हैं। यूनुस सरकार का भारत विरोधी चेहरा बार बार सामने आ रहा है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमलों को झूठी कहानी बताकर नकारते रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी जमातें तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म की सच्चाई अपने भाषणों में ही बयां कर देते हैं। कट्टरपंथियों की जुबान तो इस बात का पक्का सबूत है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। कट्टरपंथियों की धमकियां तो चीख चीख कर यही कहती हैं। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं को दी जा रही ये धमकियां आम हो गई हैं। पिछले 2 महीने के अंदर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वही जहरीला माहौल बन गया है जो पाकिस्तान में पिछले 7 दशकों से है। बांग्लादेश तेजी से एक नया पाकिस्तान बन रहा है। निशाने पर हिंदू है
और उन पर हर तरह से घात करने वाले बांग्लादेश के वो कट्टरपंथी हैं जो बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अब भारत और हिंदुओं का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पर सवाल यह है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्यों बांग्लादेश कुछ ही महीनों में कट्टरपंथ की नई प्रयोगशाला बन चुका है? बांग्लादेश में नई सरकार बनने के चंद ही दिनों के अंदर ये देश पाकिस्तान बनने की राह पर क्यों निकल पड़ा है? बांग्लादेश में भारत विरोधी जमाते इस्लामी का दखल लगातार बढ़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर यूनुस सरकार का मकसद है क्या? संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंदू सहित 600 से अधिक लोग मारे गए, जिसके बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। बांग्लादेश में मंत्रालयों से लेकर यूनिवर्सिटी तक कट्टरपंथी हावी हो गए हैं। बांग्लादेश अब कट्टरता के उस रास्ते पर चल पड़ा है जो उसे पाकिस्तान और तालिबान की राह पर ले जाता है। अब ये बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि छात्र आंदोलन के बहाने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से फंडिंग लेकर जमात इस्लामी ने बांग्लादेश को जलाया और अंसारुल बांग्ला, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, हिजबुत तहरीर, अंसारुल इस्लाम और हिजबुत तौहीद जैसे आतंकी संगठनों ने बांग्लादेश में तख्तापलट करवाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 6 सालों में ISI ने कई मिलियन डॉलर बांग्लादेश में जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को दी। तख्तापलट के बाद जमात इस्लामी के छात्र संगठन स्टूडेंट यूनियन छात्र शिविर से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने ढूंढ कर बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाएं तोड़ दी। और अब जमात इस्लामी बांग्लादेश ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान, संविधान और झंडे तक को बदलने की मांग कर दी है। जाहिर है बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारे पर उसी की राह पर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बांग्लादेश की मैं बात मिडिल ईस्ट के वॉर जोन से। इजरायल एक एक करके हिजबुल्लाह के तमाम कमांडर को ढेर कर रहा है। ये ठीक वैसी ही रणनीति है जैसे गाजा में अपनाई गई। अब हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराने का दावा खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है, जो नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह चीफ बन सकता था। लेकिन अब उसके मारे जाने से हिजबुल्लाह में लीडरशिप संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ नईम कासिम अंडरग्राउंड हो गया है। उसे डर है कहीं नसरल्लाह और सैफुद्दीन की तरह उसका भी खात्मा ना हो जाए। इस्माइल हानिया मारा गया, नसरल्लाह भी मारा गया। इसी तरह होती चीफ अब्दुल मलिक अल होती भी मारा जाएगा। हर एक दुश्मन का खात्मा करेगा इजराइल। फिर वो चाहे हानिया और नसरल्लाह के कितने भी उत्तराधिकारी क्यों ना हो, और ऐसा इजराइल ने करके दिखा भी दिया। पहली बार इजराइल ने साफ किया कि उसने नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराया और उसके उत्तराधिकारी को भी। पहले इजराइल के रक्षा मंत्री और फिर बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने का ऐलान किया। हाशिम सैफुद्दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई था और उसकी हैसियत हिजबुल्लाह में नंबर 2 की थी। नसरल्लाह के बाद उसी का नाम सबसे ज्यादा उछल रहा था कि वो ही हिजबुल्लाह का नया चीफ होगा। लेकिन उसके मारे जाने से हिजबुल्लाह में लीडरशिप का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि खतरा इतना ज्यादा है कि जो चीफ बनेगा वो मारा जाएगा। इजराइल उसका खात्मा कर देगा।
दरअसल इजराइल की रणनीति है कि वो एक एक करके सभी हिजबुल्लाह लड़ाकों का खात्मा कर दे, जिससे फिर कोई लीडरशिप तैयार न हो पाए, क्योंकि हिजब लड़ाकों में इतना खौफ हो जाए कि वो कमांडर बनने से डरे। हालांकि अभी नईम कासिम जिंदा है, जिसे लेकर इजराइल का अंदेशा है कि वही हिजब का नया चीफ हो सकता है। शेख नईम कासिम अभी हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ नसरल्लाह की तरह फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थक है। नईम कासिम शूरा काउंसिल का चीफ है। वो हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से एक है। नसरल्लाह की तरह वो भी इजराइल से नफरत करता है, लेकिन अभी वो कहां है कुछ पता नहीं। सैफुद्दीन के मारे जाने के बाद वही इकलौता उत्तराधिकारी बचा है। बताया जा रहा है कि वो किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुपा हुआ है, वहीं से एक संदेश जारी किया है। हिजबुल्लाह का मिशन जारी रहेगा। हम 2006 की तरह फिर जीतेंगे। हमारे चीफ हसन नसरल्लाह का ख्वाब यकीनन पूरा होगा।